हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दृष्टि की जो डेली न्यूज़ करंट अफेयर है उसको। सबसे पहले 3 अक्टूबर आज हम डिस्कस करेंगे। 3 अक्टूबर का वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जारी हो गया है, जो कि विप्रो के द्वारा जारी किया जाता है और इसके बारे में हम जानते हैं। तो चर्चा में क्यों है, सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा जो विप्रो के द्वारा जो रिपोर्ट जारी करी गई है हमारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की, उसको हम पहले देखते हैं। स्रोत इसमें दिया गया है PIB से। तो दृष्टि जो कि एक महत्वपूर्ण वेबसाइट मानी जाती है, उसका जो है करंट अफेयर उसी का कवर करेंगे हम। तो चर्चा में क्यों है जान लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विप्रो के द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 जो प्रकाशित करी गई है वर्ष 2023 की नई रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और विप्रो के द्वारा इसको जारी किया गया है वर्ष 2023 की। भारत ने इसमें 40वां स्थान प्राप्त किया है और भारत की इसमें रैंकिंग कितनी है 40। तो वर्ष 2023 में सूचकांक जो इस वर्ष विश्व भर की 132 जो अर्थव्यवस्थाएं थीं, सबसे नवीन अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग को इसको प्रदान किया जाता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शीर्ष 100 नवाचार समूहों की पहचान करता है ये विप्रो। नोट इसमें क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी अर्थव्यवस्था के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एक प्रमुख उपकरण है। अर्थात जो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें जो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रदर्शन है, किस प्रकार से कौन सा देश प्रदर्शन कर रहा है पारिस्थितिकी के विषय में, उसकी जानकारी होती है इसमें। यह एक प्रमुख बेंचमार्क उपकरण भी है जिसका उपयोग नीति निर्माताओं, व्यापारियों और अन्य हितधारकों द्वारा बढ़ते समय के साथ नवाचार के क्षेत्र में ही हो रही प्रगति को आकलन करने के लिए किया जाता है। विप्रो क्या है? विप्रो बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP सेवाओं नीति सूचना सहयोग के लिए एक वैश्विक मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है जिसके 193 सदस्य हैं, जैसा कि IMF और वर्ल्ड बैंक। ऐसी ही एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है UN की, संयुक्त राष्ट्र की। इसका उद्देश्य एक संतुलित, प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है, जो कि सभी के लाभ के और नवाचार और रचनात्मकता के लिए इसको सक्षम बनाता है। इसका अधिदेश शासी निकाय और विप्रो अभिसमय में निर्धारित की गई है, जिसने वर्ष 1967 में विप्रो की स्थापना करी गई थी। सूचकांक की मुख्य विशेषताएं क्या रही हैं वर्ष 2023 का जो सूचकांक रहा है? वर्ष 2023 में स्विट्जरलैंड सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्था रही है, जिसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर का स्थान आया है। सिंगापुर ने शीर्ष 5 में प्रवेश कर लिया है। सिंगापुर जो कि दक्षिण एशियाई कंट्री है और इसने शीर्ष 5 में प्रवेश कर लिया है। दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया SEAO क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान हासिल किया है। किसने? सिंगापुर ने। विश्व में शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक क्लस्टर कौन कौन से हैं? अर्थात जो ऐसे देशों के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में मतलब अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया है। इनमें से विश्व के शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो नवाचार हैं, इनमें से प्रमुख कौन कौन है? टोक्यो याकोहामा, इसके बाद शेनज़ेन हांगकांग का है, गुआंगझो सियोल और बीजिंग शंघाई सूजो। इतने क्षेत्र हैं जो साइंस और टेक के क्षेत्र में क्लस्टर विश्व के क्षेत्र हैं, जहाँ पर आविष्कारों और वैज्ञानिक लेखकों का घनत्व सबसे अधिक है। क्लस्टर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के जो क्लस्टर हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वैज्ञानिक जो और आविष्कार वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में हैं।
चीन के पास संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या में मतलब क्लस्टर हो चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है चाइना ने। समग्र रैंकिंग और विकास, भारत से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत ने GII में 2023 में 40वां स्थान हासिल किया है। वर्ष 2015 में भारत का 81वां स्थान था। उल्लेखनीय बढ़त दर्शाता रहा है भारत। यह पिछले 8 वर्षों में नवाचार भारत की निरंतर और पर्याप्त वृद्धि को उजागर करती है। अर्थात ये दिखाता है कि भारत लगातार वृद्धि कर रहा है। भारत ने 37 निम्न मध्यम आय वाले देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया है और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की 10 अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रमुख संकेतकों ने भारत के मजबूत नवाचार और परिदृश्य की पुष्टि की, जिसमें ICT की 6 सेवाओं के निर्यात में महत्वपूर्ण रैंकिंग, उद्यम पूंजी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में स्नातक एवं वैश्विक कॉर्पोरेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी निवेशक शामिल हैं। साइंस एंड टेक के क्लस्टर कौन कौन से देश हैं जो महत्वपूर्ण है? चीन के 24 और अमेरिका के 21 क्लस्टर हैं। अर्थात अमेरिका के पास 21 ऐसे क्षेत्र हैं और चाइना के पास 24 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक और मतलब अनुसंधान से संबंधित उनके जो शीर्ष हैं। भारत में विश्व के 100 में से केवल 4 साइंस एंड टेक क्लस्टर हैं। भारत के पास कितने हैं? केवल 4 हैं। और वहीं उनमें से चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई और दिल्ली 4 हैं भारत के पास, और चीन के पास 24, अमेरिका के पास 21। भारत की प्रगति क्या है? भारत की प्रगति का श्रेय भारत में बुद्धिजीवियों की प्रचुरता और एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ साथ सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों के सराहनीय प्रयासों को दिया जाता है। कोविड-19 की महामारी ने देश के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है? हमको कुछ क्षेत्रों में विशेषकर बुनियादी जो ढांचा है, व्यावसायिक परिष्कार और संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर मतलब बेहतर व्यवस्था नहीं है, उनमें सुधार की आवश्यकता है। इन अंतरालों को कम करने के लिए नीति आयोग ने इलेक्ट्रिक वाहनों और जैव प्रौद्योगिकी, नैनो तकनीकी, इन सबको सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। और अंतरिक्ष से संबंधित आप देख ही रहे हैं, चंद्रयान 3 जो लॉन्च हो रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत कई सारे मतलब चल रहे हैं। भारत में नवाचार से संबंधित कुछ पहले हैं। डिजिटल इंडिया, एकीकृत भुगतान, UPI सभी लोग यूज कर रहे हैं वर्तमान में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अटल टिंकरिंग लैब्स इत्यादि। दूसरी हमारी न्यूज है, न्यायिक नियुक्ति में देरी चिंता का विषय, सुप्रीम कोर्ट ऐसा मान रहा है, कह रहा है। भारत सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम प्रणाली, संयुक्त न्यायिक नियुक्तियां इत्यादि ये प्री से संबंधित हैं। मेंस के लिए कॉलेजियम प्रणाली और इसकी आलोचना चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायपालिका में नई प्रतिभाओं की नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई है। इसका प्रमुख कारण है उच्च न्यायालय में न्याय का हिस्सा बनने के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई करने में सरकार द्वारा किए जा रहे विलंब हैं। अच्छा, जो न्याय दिया जा रहा है उच्च न्यायालय के द्वारा कॉलेजियम सिफारिशों के द्वारा, वो देरी हो रही है, इनमें आवेदन इनमें वापस ले लिए जा रहे हैं। भारत के महान्यायवादी 9 अक्टूबर 2023 तक लंबित न्यायिक नियुक्तियों स्थानांतरण अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। अर्थात जो भारत के महान्यायवादी हैं उनको ये आदेश दिया गया था। और न्यायिक नियुक्तियों में देरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की कुछ चिंताएं भी जाहिर करी गई हैं, जिनमें से नियुक्ति में विलंबता और प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने में चूक हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पास 10 महीने से अधिक के समय से लंबित 70 उच्च न्यायालय कॉलेजियम सिफारिशों की बैकलॉग को लेकर चिंता जताई है। सिफारिशों को संसाधित करने में इतनी देरी के कारण न्यायपालिका के भीतर प्रतिभाओं की कमी हो गई है, क्योंकि संभावित उम्मीदवार सरकारी निष्क्रियता के कारण अपनी उम्मीदवारी जो है वापस ले रहे हैं। विधि के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कई लोग इन विलंबों के कारण उत्पन्न अनिश्चितता के कारण अपने आवेदन वापस ले रहे हैं। नामों का विवादास्पद पृथक्करण कुछ इस प्रकार।
कॉलेजियम अनुशंसित सूचियों से नामों को अलग करने की सरकार की कार्यप्रणाली गंभीर चिंता का विषय है। कॉलेजियम द्वारा स्पष्ट मनाही के बावजूद सरकार ने नामों को अलग करने जारी रखा, जिससे कॉलेजियम के निर्देशों का विरोध हो रहा है और इस विवादास्पद कार्यप्रणाली के परिणाम स्वरूप उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। नियुक्तियों और रिक्त पदों का बैकलॉग कुछ ऐसा। उच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिशों के व्यापक बैकलॉग ने देश भर में कई न्यायिक पदों को रिक्त छोड़ दिया है। अर्थात जो उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, कई सारे पद जो हैं रिक्त हैं। प्रक्रिया ज्ञापन कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए नामों की शीघ्र नियुक्ति का आदेश देता है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे और विलंब हो रहा है। फेवर जजेस राइजिंग केसेस, कुछ केसेस हैं इसमें दिए गए हैं। तो ऐसे मतलब कई सारे केसेस जो लंबित हैं, विशिष्ट लंबित मामले भी हैं। मणिपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबित है। वहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं मणिपुर हाईकोर्ट में वहाँ पर नहीं है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 26 तबादलों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कॉलेजियम सिस्टम कैसा होता है अपने देश का कॉलेजियम सिस्टम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, आर्टिकल 120 के क्लॉज 2 में और 217 अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट लेटर कंसल्टिंग विद सच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट्स। जो हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट हैं, प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके, और बाकी अन्य की सलाह पर, इन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। एवोल्यूशन ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस 1981 को कहते हैं। जो 1981 का केस रहा था उसको फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। सेकंड जजेस केस 1993 वाला है, इसको कहते हैं। तो इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले आते हैं और एक थर्ड जजेस केस होता है जो 1998 में आता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि कॉलेजियम इंक्लूड सीजीआई, कहते हैं जो सुप्रीम कोर्ट इसमें कहता है कि जो सीजीआई की नियुक्ति होगी, जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके द्वारा जो कॉलेजियम सिस्टम इसमें इंक्लूड किया जाएगा। सीजीआई और प्लस 4 और मोस्ट सीनियर जजेस होंगे, उनको भी इनको भी इसमें अपॉइंट किया जाएगा जो कॉलेजियम सिस्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सीजीआई एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट कॉलेजियम में सीजीआई होगा प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है। इसका क्रिटिसिज्म होता है और कई सारे नेपोटिज्म आते हैं। नेशनल जुडिशियल एनजेएससी का गठन होता है और इसमें आता है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 में, और बना दिया जाता है इसको एनजेएससी को, और इसके द्वारा कार्य किया जाता है। जो जुडिशियल सिस्टम है उसको आगे बढ़ाया जाता है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ कैसे की जाती हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई भारत के सीजीआई और अन्य सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सीजीआई करता है अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर हालांकि करते हैं। राष्ट्रपति ही करते हैं सीजीआई की सलाह पर। जहाँ तक सीजीआई का सवाल है, निर्वाचन सीजीआई अपने उत्तराधिकारी की सिफारिश करते हैं। जो पहले से मुख्य सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अपने से जो सेकंड सीनियर रहता है उसको नियुक्त करने के लिए सजेस्ट कर देता है। वर्ष 1970 के दशक से अधिक्रमण विवाद के बाद से यह सख्ती से वरिष्ठता के आधार पर किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कैसे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद की जाती है जिन्हें वह आवश्यक समझते हैं। सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का एक पैनल है। 4 अन्य जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनका पैनल होता है जिसे कॉलेजियम कहते हैं, और सीजीआई होता है, इसमें 4 अन्य वरिष्ठ जज होते हैं। हाल ही में चर्चा में भी था ये। राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों को नामों की सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और
उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। जो उस राज्य का राज्यपाल रहता है उसके द्वारा परामर्श लिया जाता है और उस हाईकोर्ट के जो सीजेआई रहते हैं उनकी जो सहमति होती है उन दोनों के सलाह पर नियुक्त किया जाता है हाईकोर्ट के जज को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम। इससे पहले हमने जाना था कि मतलब उसमें भी हाईकोर्ट में 2 सीजेआई मतलब एक सीजेआई होता है और 2 वरिष्ठतम जज होते हैं, मतलब जो हाई कोर्ट के होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में 4 वरिष्ठतम होते हैं और सीजेआई होता है। दोनों का कॉलेजियम अलग अलग होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए किसी नाम की सिफारिश करने से पहले अपने 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना पड़ता है। यही लिखा है इसमें। आगे की राह में क्या देखते हैं। सरकार को नियुक्तियों की बैकलॉग को खत्म करने के और रिक्त न्यायिक पदों को तुरंत भरने के लिए लंबित उच्च न्यायालय के कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिशों के प्रसंस्करण में तेजी लानी चाहिए। सरकार को कॉलेजियम के सिफारिशों के नामों को अलग करने की प्रथा बंद करनी चाहिए और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम के निर्देशों का पालन करना चाहिए। न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों की प्रगति पर नजर रखने एवं रिपोर्ट करने हेतु पारदर्शी प्रणाली स्थापित करना, अनुचित विलंब गैर अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दोषी ठहराना इत्यादि। सिविल सेवा परीक्षा में ये प्रश्न 2017 का है। भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम वर्ष 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मेंस का प्रश्न है वर्ष 2017 का। डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज। डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज अगली न्यूज़ है हमारी, इसको कवर करते हैं। प्रीलिम्स के विषय में गोपनीयता का अधिकार हमें जो प्रदान किया जाएगा उसके बारे में। सेशन कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, क्रॉस साइट अनुरोध, जालसाजी, ये सब क्या होता है। मेंस के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकी से संबंधित चुनौतियां, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 जो हाल में चर्चा में रहा। चर्चा में क्यों है, जैसे जैसे लगातार विकसित हो रहा है, जो डिजिटलीकरण है वो लगातार जैसे जैसे विकसित हो रहा है, डिजिटल परिदृश्य ऑनलाइन अनुभवों को नया आकार दे रहा है। कुकीज दोहरे एजेंटों के रूप में उभर रही हैं, व्यक्तिकरण और सुविधा के अपरिहार्य प्रदाता के रूप में कार्य कर रही हैं। यह उपयोगकर्ता गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। कुकीज़ क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। कंप्यूटिंग और वेब ब्राउजिंग के दायरे में आमतौर पर टेक्स्ट फाइलों के रूप में कुकीज़ उपयोगकर्ता के डिवाइस ब्राउज़र पर संग्रहित डेटा के छोटे टुकड़े होते हैं। टेक्स्ट फाइलों के रूप में होते हैं, कभी कभी अपने मोबाइल में भी आते हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इन सब में आ जाते हैं। छोटी छोटी फाइलें होती हैं, इनको कहते हैं कुकीज़। ये फाइलें उपयोगकर्ता द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों द्वारा तैयार की जाती हैं और उनके ऑनलाइन नेविगेशन के दौरान उपयोगकर्ता की बातचीत एवं प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी बनाए रखने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। अर्थात जो भी हम कहीं भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, उन वेबसाइट्स के द्वारा ये कुकीज़ जो फाइलें होती हैं वो बनाई जाती हैं और ये अपना जो आपका जो डेटा होता है, जो आप देख रहे हैं उनका मतलब उनको देखती रहती हैं, जाँचती रहती हैं और उसके बाद में वैसा ही डाटा आपके सामने आता है। जैसे यूट्यूब पर कोई वीडियो आप सर्च करते हैं, जैसे फेसबुक पर आप कुछ भी सर्च करते हैं, इन सब में वैसा ही आता है जैसा आप देखते रहते हैं। एआई सिस्टम भी इनमें लागू रहता है। कुकीज़ की श्रेणियाँ, सेशन कुकीज़, कुछ सेशन कुकीज़ होती हैं। प्रकृति में अस्थायी रहने वाली ये कुकीज़ वेबसाइटों के लिए डिजिटल पोस्ट इट नोट्स के रूप में कार्य करती हैं और ये केवल सक्रिय ब्राउजिंग सेशन के दौरान उपयोगकर्ता की कंप्यूटर मेमोरी में रहती हैं। परसिस्टेंट कुकीज़, डिजिटल बुकमार्क के रूप में परसिस्टेंट कुकीज़ ब्राउजिंग सेशन के समापन से परे उपयोगकर्ता के डिवाइस पर बनी रहती हैं। ये लॉगिन क्रेडेंशियल, भाषा प्राथमिकताएं और विज्ञापनों के साथ साथ पिछले इंटरैक्शन जैसी सूचना को बनाए रखते हैं, याद करते हैं। सिक्योर कुकीज़ होती हैं एनक्रिप्टेड कनेक्शन पर उनके प्रसारण द्वारा प्रतिष्ठित। इन कुकीज़ को मुख्य रूप से संवेदनशील डेटा जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल की सुरक्षा के लिए नियोजित किया जाता है। जो सिक्योर कुकीज़ होती हैं इनको भी
उसी तरह से लॉगिन किया जाता है जैसे संवेदनशील डाटा, जैसे आपने कहीं पर लॉगिन किया और क्रेडेंशियल उनकी सुरक्षा के लिए इनको लॉगिन किया जाता है। थर्ड पार्टी कुकीज़ वर्तमान में दिखाई देने वाले डोमेन से भिन्न डोमेन से उत्पन्न इन कुकीज़ को अक्सर ट्रैकिंग और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जाता है। जैसे थर्ड पार्टी कुकीज़ होती हैं जो जैसे हम लोग कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें ऐड आते हैं, जो ये विज्ञापन और ऐड आते हैं इन उद्देश्यों को नियोजित करने के लिए थर्ड पार्टी कुकीज़ आते हैं, जो उपयोगिता और घुसपैठ की क्षमता दोनों प्रदान करते हैं। कुकीज़ की भूमिका इस प्रकार होती है। उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण डिजिटल पहचान पत्र के रूप में कार्य करते हुए कुकीज़ वेबसाइटों को उनकी यात्राओं के दौरान उपयोगकर्ता लॉगिन स्थितियों को पहचानने, संरक्षित करने में सहायता करती है। व्यक्तिकरण कुकीज़ भाषा चयन वेबसाइटों के विषयों को शामिल करते हुए उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं को बनाए रखने में सक्षम बनाती हैं। लगातार शॉपिंग कार्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में जोड़ी गई सामग्रियाँ बाद में रिटर्न कर दिए जाने के बावजूद भी पहुँच योग्य रहें। एनालिटिक्स किस कुकीज़ वेबसाइट मालिकों को उपयोगकर्ता इंटरैक्शन से संबंधित मूल्यवान डेटा के संग्रह में सहायता करती हैं। एनालिटिक्स जिससे संवर्धन और अनुरूप सामग्री वितरण की सुविधा मिलती है। लक्षित विज्ञापन जो विज्ञापन आते हैं इनको लक्षित करके बनाए जाते हैं। विज्ञापन दाता ऐसे विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं जो उपयोगकर्ता रुचियों और विगत ब्राउजिंग इतिहास मेल खाते हैं, जिससे ऑनलाइन शॉपिंग का आकर्षण बढ़ता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उससे इनका जो विज्ञापन होते हैं उससे आपको इंटरेस्ट जगता है और आप उसी की ओर खींचे चले जाते हैं। उससे संबंधित चुनौतियाँ कौन-कौन सी हैं, इसमें जान लेते हैं। गोपनीयता संबंधी चुनौतियाँ हैं, चिंताएँ हैं कुछ। कुकीज़ में उपयोगकर्ता के ऑनलाइन व्यवहार को ट्रैक करने की क्षमता होती है, जिससे डिजिटल गोपनीयता में संभावित घुसपैठ के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। जो कुकीज़ पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं हैं, उनका उपयोग साइबर अपराधियों द्वारा व्यक्तिगत डेटा पहुँच प्राप्त करने और उसे चुराने के लिए प्रवेश बिंदु के रूप में किया जा सकता है। अगर आपके फ़ोन में, लैपटॉप में कहीं भी कुकीज़ नाम की फ़ाइल आ गई, मतलब ऐसा कोई कुकीज़ आ गया, जिससे वो डेटा चुरा सकते हैं और आपका अकाउंट भी साफ़ हो मतलब कई सारी व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है उसमें। क्रॉस साइट अनुरोध जालसाज़ी, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी CSRF के माध्यम से साइबर अपराधी किसी उपयोगकर्ता की सहमति के बिना उसकी ओर से अनधिकृत कार्य करने की कुकीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए कितना नुकसानदेह हो सकता है ये फ़ाइल आपको कुकीज़ की अत्यधिकता। समय के साथ जैसे-जैसे उपयोगकर्ता बहुत सारे वेबसाइट पर विज़िट करते हैं, उसकी डिवाइस पर कुछ कुकीज़ इकट्ठे होते जाते हैं। इससे वे स्टोरेज क्षमता को कम करते हैं, अंततः ब्राउज़िंग की गति को धीमा कर देते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस पर प्रभाव कैसा पड़ेगा? कुकीज़ की वजह से विभिन्न वेबसाइटों द्वारा अनेक प्रकार की सहमति का अनुरोध किया जाना उपयोगकर्ता के ब्राउज़िंग अनुभव को प्रभावित कर सकता है। आगे की राह में हम क्या-क्या इसमें कर सकते हैं? व्यक्तिकरण और गोपनीयता के बीच संतुलन बनाना। आप अपनी सुरक्षा और अपने व्यक्तिगत डेटा के बीच में संतुलन स्थापित करके रखें। उपयोगकर्ताओं को अपनी कुकीज़ प्राथमिकताओं को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं को उनके डेटा का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है? भारत के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम वर्ष 2023 के अनुसार कौन सी कुकीज़ सक्रिय है और कौन से संबंधित लाभों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदर्शित करने के लिए व्यक्तिगत पर्सनलाइज़ गोपनीय डेटा डैशबोर्ड की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। कुकीज़ की समाप्ति तिथि निर्धारित करने में यूज़र की सहमति और उनका डेटा कितने समय तक सहेजा और उपयोग किया जा रहा है, इस पर उनका अधिक नियंत्रण होना चाहिए। उपयोगकर्ता जागरूकता उपयोगकर्ताओं को जागरूक करने के लिए वेबसाइट को कुकीज़ और वेबसाइट की कार्यक्षमता तथा प्रदर्शन में उनके महत्व के विषय में स्पष्ट और सरलता से समझने योग्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए। पूर्वोत्तर भारत की विविधता को पहचान। अगली न्यूज़ है हमारी पूर्वोत्तर भारत की विविधता को पहचान। प्रीलिम्स के लिए उत्तर पूर्व भारत में इंडो चीनी मंगोलाइड नस्लीय समूह और स्वदेशी समुदाय सामाजिक सामंजस्य। मेंस के लिए भी पूर्वोत्तर भारत की विविधता को पहचान कैसे मिलनी चाहिए या मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य शामिल हैं। कई जाति समुदायों का घर है जो विविध क्षेत्रों का पलायन कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश इंडो चाइनीज मंगोलाइड नस्लीय समुदाय से संबंधित हैं। जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है हमारा भारत के,
जो असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा वाले राज्य हैं, इनमें जो जातियाँ रहती हैं, जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं वैसे ही, ठीक वैसे ही मतलब इसी प्रकार के मंगोलाइट प्रजाति रहती हैं। तो ये है नॉर्थ ईस्ट का रीजन हमारा। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी हमारे क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व की जातीय संरचना कैसी है? जातीय संरचना में जब हम देखते हैं तो यह क्षेत्र कई जातियों समुदायों का निवास स्थान भी है, जो मुख्य रूप से इंडो चीन मंगोलाइट नस्ली समूह से संबंधित है। पूर्वोत्तर भारत की अपनी विविध आबादी के लिए जाना जाता है, जो 200 से अधिक विभिन्न जातीय समूहों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग अलग संस्कृति परंपराएं हैं। इस क्षेत्र में कुछ प्रमुख जातीय समूहों में असमिया, बोडो, नागा, मिजो, खासी, गारो, अरुणाचली शामिल हैं। कुछ राज्य हैं और उनसे संबंधित जनजाति समूह हैं। अरुणाचल प्रदेश में आदिस, नीसी, अपातानी, टैगिन, मिसमी, खाम्ती, वांचो, तांगसा, मोनपा, ये हैं अरुणाचल प्रदेश की आदिस, नीसी, अपातानी, टैगिन, मिसमी, खाम्ती, वांचो, तांगसा, मोनपा। असम में है, असम की जनजातियां हैं बर्मन, बोडोस, जिसको कहते हैं बोडो काचारिस, देवरी, होजाई, सोनोवाल, कछारी, ये इंपॉर्टेंट है। मिरी, जिसको मिसिंग भी कहते हैं, दिमासा, हाजोंग। असम की एक बार और देख लेते हैं, बर्मन, बोडोस, देवरी, होजाई, सोनोवाल, कछारी, मिरी, दिमासा, हाजोंग आदि। मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया, ये इन जनजातियों का नाम वहाँ की मेघालय की पहाड़ियों के नाम पर है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ भी वहाँ पर मिलती हैं, उन्हीं के नाम पर है। मणिपुर, मैती, नागा, कुकी। मैती और कुकी समुदाय के बीच में अभी मणिपुर में हिंसाएं चल रही थी, अभी आप चर्चाएं में थी। चिन, मैती, पंगल, मैती मुसलमान है और कुकी जो जनजाति है हिंदुओं की है। इनमें दोनों में मतलब अभी जो हिंसाएं चल रहे थे। मिजोरम, लुसी, रालते, हमार, पाइते, पाविस, इसका नाम पहले लाइस के नाम से इसको जाना जाता था। मिजोरम की जनजातियां हैं लुसी, रालते, हमार, पाइते और पाविस। नागालैंड की जनजातियां हैं अंगामी, एओ, चांग, चिरू, फोम, रेंगमा, संगतम, सेमा, जेलियांग। तो नागालैंड की जनजातियां हो गई, नागालैंड की अंगामी, एओ, चांग, चिरू, फोम, रेंगमा और संगतम, सेमा, जेलियांग। त्रिपुरा की त्रिपुरी एक है जनजाति, त्रिपुरा की त्रिपुरी, रियांग, चकमा, हलम, गारो, लुसी, डारलांग, ये हैं त्रिपुरा की जनजातियां। बचा अब नेपाल का पड़ोसी सिक्किम में जनजातियां पाई जाती हैं नेपाली, भूटिया, लेपचा, ये सभी जनजातियां हो गई। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। यह क्षेत्र कई स्वदेशी मूल निवासी समुदायों का भी गढ़ है, जो भारत के अन्य हिस्सों में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण के बावजूद जीवन शैली संरक्षित करने में कामयाब रहे हैं। इन समुदायों में अरुणाचल प्रदेश के आपातानी लोग, जो कृषि का एक अनूठा रूप अपनाते हैं, जिसमें सीढ़ीदार खेतों में चावल की खेती करना शामिल है। मेघालय तक के मात्र सत्तात्मक समाज के खासी लोग शामिल हैं, जहां महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिलती है। महिलाओं को यहाँ पर खासी जो जनजाति है वहाँ पहाड़ी के नाम पर, वहाँ पर महिलाओं को जो संपत्ति होती है, संपत्ति उनको विरासत में मिलती है, ऐसी वहाँ पर परंपरा है। निर्णय लेने में उनकी मुख्य भूमिका होती है। अर्थात मातृत्व जो कॉन्सेप्ट है माता का, वहाँ पर मतलब अधिक प्रभावशाली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की एकरूपता को अस्वीकार करने की आवश्यकता कैसे है, इसके विषय में जानकारी लेते हैं। पूर्वोत्तर को एक ही श्रेणी में रखने की प्रवृत्ति एक भ्रांति है, जो इसके समाज के जटिल ताने बाने और नजरअंदाज करती है। इस प्रकार दृष्टिकोण न केवल इस क्षेत्र की वास्तविकता को सामान्यीकृत करता है, गलतफहमियों को भी बढ़ावा देता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य की एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत और भाषा, ऐतिहासिक कथा है। इस क्षेत्र की एकरूपता को अस्वीकार करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति प्रत्येक राज्य और समुदाय की अनूठी विशेषताओं को समझ सकता है, इस विविधता से उत्पन्न समृद्धि की सराहना कर सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विविधता के संरक्षण का महत्व
कैसे हैं? देखो, सबसे पहले सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण हम करना चाहिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता के इसके विभिन्न समुदायों के ऐतिहासिकताओं और प्रथाओं का जीवंत प्रमाण है। अर्थात वहाँ की जो संस्कृति है, उनकी अपनी अलग-अलग संस्कृतियाँ हैं। असम के त्योहारों से लेकर सिक्किम की प्राचीन परंपराओं तक प्रत्येक संस्कृति जीवन मूल्य और मान्यताओं का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस विविधता को सुरक्षित करना भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन सांस्कृतिक विरासतों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। भाषाई अस्मिता। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अनेकों भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक भाषा वहाँ के लोगों के सूक्ष्म संस्कृत को दर्शाती है। इस भाषाई विविधता की पहचान करते हुए इन भाषाओं और इन्हें बोलने वाले समुदायों की विशिष्टता को सम्मानित किया जा सकता है। सामाजिक एकता। सामाजिक एकता भी महत्वपूर्ण है वहाँ की। पूर्वोत्तर के क्षेत्र के भीतर विविधता को स्वीकार करने से सामाजिक एकता समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। यह विभिन्नताओं के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करता है, जिससे अधिक सामंजस्यपूर्ण और सह अस्तित्व संभव हो पाता है। विभिन्न समुदायों के विशिष्ट पृष्ठभूमियों और अनुभवों को समझने एवं उनकी सराहना करने से सामाजिक एकीकरण को बढ़ाया जाता है, जो एक मजबूत एकजुट राष्ट्र में योगदान देता है। विकास के लिए अनुकूल नीतियाँ। पूर्वोत्तर के विकास के लिए अनुकूल नीतियाँ क्या हो सकती हैं, इनके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम लोग। एक आकार सभी के लिए फिट दृष्टिकोण अप्रभावी अनुचित है, जो क्षेत्र की प्रगति में बाधा डालता है। एक तो आकार उनका ऐसा है कि मतलब प्रभावित क्षेत्रों को मतलब अलग-अलग बाधाएं डालता है, उसके विकास में समाज के विकास में अद्वितीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भों पर विचार करने वाली नीतियाँ सतत विकास एवं प्रगति को बढ़ावा दे सकती हैं। नोट: पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्णनात्मक उपनाम क्या हैं? अरुणाचल प्रदेश का डॉन लिट माउंटेन्स। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? डॉन लिट माउंटेन्स। असम का क्या है? गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है जेवल ऑफ इंडिया। जेवल ऑफ इंडिया। मेघालय। मेघालय का नाम क्या है? अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स। मिजोरम का क्या है? लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स। लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स। नागालैंड का लैंड ऑफ फेस्टिवल। नागालैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल। सिक्किम को क्या कहते हैं? सिक्किम का है हिमालयन पैराडाइज। हिमालयन पैराडाइज। हिमालयन पैराडाइज। त्रिपुरा का क्या है? त्रिपुरा लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। त्रिपुरा को हम लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर त्रिपुरा जो है पूरे बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, वहाँ पर मतलब विविधताएं अधिक पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ पर बांग्लादेश का बॉर्डर है और अन्य राज्यों का भी बॉर्डर लगता है वहाँ पर। निष्कर्ष में क्या हो सकता है? इस उल्लेखनीय विविधता को सही मायने में समझने और सराहने के लिए एकल पूर्वोत्तर पहचान को अस्वीकार करना और उस विविधता को अपनाना जरूरी है जो इस क्षेत्र को परिभाषित करती है। ऐसा करके ही हम समावेशी नीतियाँ बना सकते हैं और अद्वितीय सांस्कृतिक विरासतों का उत्सव मना सकते हैं। सामाजिक एकता को बढ़ावा देकर एक अधिक सामंजस्यपूर्ण एवं समृद्ध समाज का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में युग्म पर विचार यूपीएससी 2013 का प्रश्न है। लिम्बू, कार्बी, डोंगरिया, कोंद, बोंडा, इनमें से कौन से युग्म सम्मिलित हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 1 और 3 जो लिम्बू है सिक्किम की है और डोंगरिया कोंद उड़ीसा की है। बाकी ये दोनों मैच नहीं करते हैं। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 का जो है घोषणा हो चुकी है और इसके बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार mRNA वैक्सीन, आधार क्षार संशोधित mRNA कोविड-19, ये सब प्रीलिम्स फैक्ट से संबंधित हैं। वायरल संक्रमण के उपचार में वैक्सीन की कार्यप्रणाली, वैज्ञानिक नवाचार और उसकी खोज, द हिंदू का आर्टिकल है। ये चर्चा में क्या है? मेडिसिन या फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटालिन कारिको और ड्रूवी विसमैन को मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA न्यूक्लियोटाइड 20 संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड
mRNA पर शोध करने के लिए उनको दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो वर्ष 2020 में कोरोना चल रहा था कोविड-19, उसमें जो वैक्सीन थी mRNA की वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों को दिया गया है। कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन की खोज क्या है, इसके बारे में जानते हैं। चुनौती कठिनाई को समझना। इस अनुक्रिया को संभावित रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। टीके और प्रभावकारिता कम हो सकती है। कोशिकाओं में बाह्य पदार्थों का पता लगाने अंतर्निहित क्षमता। डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें से इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA बाह्य पदार्थ के रूप में पहचानने की क्षमता और इससे अनुक्रिया शुरू होती है। इसके अलावा एक और चुनौती तथ्य रूप से उत्पन्न हुई इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA अत्यधिक अस्थिर था और शरीर के भीतर एंजाइमों के ह्रास के प्रति संवेदनशील था। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट के रूप में और आरएनए पॉलीमरेज का एक प्रयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे mRNA और आरएनए अनुसंधान, टीके या प्रोटीन का निर्माण के लिए। कैटालिन कारिको ड्रू विसमैन द्वारा की गई खोज क्या है। कारिको और विसमैन ने अपनी खोज में पाया कि डेंड्राइटिक कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाह्य विदेशी रूप में पहचानती हैं, उन्हें सक्रिय करती हैं और सूजन संबंधी संकेत जारी करती हैं। कारिको और विसमैन ने यह जानने का प्रयत्न किया कि स्तनधारी कोशिकाओं में mRNA के विपरीत डेंड्राइटिक कोशिकाओं में mRNA को विदेशी बाह्य रूप में क्यों चिह्नित किया। स्तनधारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं जो पशु जात से संबंधित। इनमें एक केंद्रक और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसने उन्हें यह समझने में मदद की कि mRNA के दो प्रकारों के गुण निश्चित ही विभिन्न हैं। प्रमुख खोज क्या है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की तरह आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, ए, यू, जी, सी। कोरिको और विसमैन ने पाया कि स्तनधारी कोशिकाओं के प्राकृतिक आरएनए के बेस में अक्सर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि लैब निर्मित mRNA में बदलावों के न होने की स्थिति में सूजन संबंधी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अद्वितीय रासायनिक परिवर्तनों वाले विभिन्न mRNA वेरिएंट का निर्माण किया और उन्हें डेंड्राइटिक कोशिकाओं में वितरित किया। उनके निष्कर्षों के अनुसार mRNA में बेस परिवर्तन करने में सूजन संबंधी अभिक्रियाएं काफ़ी कम हो गईं और इस खोज ने mRNA की चिकित्सीय क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला तथा कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के mRNA की पहचान करने और उसके साथ अभिक्रिया को समझने में मदद की। वर्ष 2008 और 2010 के अध्ययनों से पता चला कि बेस संशोधनों के साथ mRNA ने प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि की। यह प्रभाव प्रोटीन उत्पादक एंजाइम की सक्रियता में कमी से संबंधित था। कोरिको और विसमैन के शोध ने mRNA के नैदानिक अनुप्रयोगों के लिए अधिक उपयुक्त बनाते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। mRNA वैक्स ए पायनियरिंग रिसर्च कैसा क्या है। ये हैं ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको। ये इनका है प्रमाण मॉडल। बेस मॉडिफाइड mRNA टीकों का अनुप्रयोग। इनका मतलब जो बेस मॉडिफाइड है इनका अनुप्रयोग क्या है। mRNA प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्ष 2010 तक कई कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस पद्धति को सक्रिय रूप से विकसित करने पर जोर दिया। प्रारंभ में जीका वायरस नाम सुना होगा आपने, पिछली बार चर्चा में रहा था। जीका वायरस जैसी बीमारियों के खिलाफ टीकों की खोज की गई। SARS-CoV-2 से निकटता से संबंधित था। जीका वायरस SARS-CoV-2 से संबंधित मतलब इसका निकट संबंध था। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के साथ SARS-CoV-2 प्रोटीन को एनकोड करने वाले बेस मॉडिफाइड mRNA वैक्सीन से तीव्रता से विकसित किया गया। इन वैक्सीनों ने लगभग 95% सुरक्षात्मक प्रभाव प्रदर्शित किए। साथ ही इन्हें दिसंबर 2020 की शुरुआत में मंजूरी मिल गई थी, स्टार्टिंग में ही इनको। mRNA वैक्सीनों का निर्माण उल्लेखनीय रूप से अनुकूलनीय और त्वरित था, जिसने उन्हें विभिन्न संक्रामक बीमारियों के
खिलाफ संभावित रूप से उपयोगी बना दिया। सामूहिक रूप से विश्व भर में 13 बिलियन से अधिक कोविड-19 की वैक्सीन खुराकें दी गईं, जिससे लाखों लोगों की जान बचाई गई और गंभीर बीमारी को रोका गया। गंभीर स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान यह गेम चेंजिंग खोज इस वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेताओं द्वारा एमआरएनए में परिवर्तनों के महत्व को समझने में निभाई गई भूमिका पर जोर देती है। एमआरएनए और टीका। एमआरएनए का जो टीका है और उनके कार्य क्या हैं? एमआरएनए एक का अर्थ मैसेंजर आरएनए है। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए, जो एक अणु डीएनए से आनुवंशिक जानकारी को कोशिका की प्रोटीन निर्माण मशीनरी तक ले जाया जा सकता है। एमआरएनए टीके सिंथेटिक एमआरएनए का उपयोग करते हैं जो रोगजनक से एक विशिष्ट प्रोटीन को एन्कोड करता है, जैसे कि कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन। जब एमआरएनए वैक्सीन को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो कुछ कोशिकाएं एमआरएनए ग्रहण कर लेती हैं और प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए इनका उपयोग करती हैं। प्रोटीन तब तक एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जो एंटीबॉडी और मेमोरी कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जो भविष्य में रोगजनक को पहचान सकते हैं और उससे लड़ भी सकते हैं। एमआरएनए टीके उत्पादन से संबंधित तीव्र और कम खर्चीले होते हैं क्योंकि उन्हें सेल कल्चर या जटिल शुद्धिकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं होती है। एमआरएनए के टीके भी अत्यंत लचीले और अनुकूलनीय हैं क्योंकि उन्हें रोगजनकों के लिए नए वेरिएंट उपभेदों को लक्षित करने के लिए आसानी से संशोधित किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार कुछ इस प्रकार हैं। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक, जो कि बहुत ही फेमस रहे, वैज्ञानिक वसीयतनामे के अनुसार स्थापित यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान मानव जाति को अधिकतम लाभ प्रदान किए करते हैं, जिन्होंने पहली बार ये पुरस्कार वर्ष 1901 में दिए गए थे। पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, साहित्य के क्षेत्र में स्वीडिश अकेडमी, शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की नोबेल कमेटी, अर्थशास्त्र स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किए गए थे ये, और फिजियोलॉजी या चिकित्सा के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली। पुरस्कार समारोह का आयोजन हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम स्वीडन में किया जाता है। शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता, बल्कि यह हर साल उसी दिन ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। अच्छा, जो शांति का पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में ना दिया जाकर ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार विजेता एक स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा और मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त करता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। शांति के लिए 1979 में। प्रीलिम्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन। एक यहाँ पर कोविड-19 महामारी, वैश्विक महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीरम संस्थान ने एमआरएनए प्लेटफॉर्म पर प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोगवाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग कर बनाई गई। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। कौन से सही है? दूसरा और तीसरा इसमें सही है। स्पुतनिक 5 रोगवाहक को वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म पर प्रयोग करके ही बनाई गई थी, और कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है। मतलब वैक्सीन के पीछे मूल सिद्धांत क्या है, वैक्सीन कैसे काम करती है, कोविड-19 के उत्पादन के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माताओं द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाए गए थे। 2022 में क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। एमएस स्वामीनाथन एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। भारत के कृषि के जनक, हरित क्रांति के जनक, भारतीय कृषि में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। वर्ष 1942-43 का बंगाल का अकाल इसमें चर्चा में रहा। हरित क्रांति, खाद्य सुरक्षा, एमएस स्वामीनाथन, भारतीय कृषि अनुसंधान ICR और एमएस स्वामीनाथन और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था को आकार देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। स्रोत द हिंदू हैं। चर्चा में क्यों है ये सब्जेक्ट? क्योंकि आपको पता होगा हाल ही में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले मोनकुम संबाशिवन एमएस स्वामीनाथन, जिनका नाम है, 98 वर्ष के में उनका निधन हो गया चेन्नई में। एमएस स्वामीनाथन, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये फोटो रहा उनका, एमएस स्वामीनाथन जी का, जो हमारे हरित क्रांति के जनक हैं। महात्मा गांधी
भारत के जो तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर हुआ था उनका, कुंभकोणम में। महात्मा गांधी की मान्यताओं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम से काफ़ी प्रभावित रहे थे और शुरुआत में उनका इरादा चिकित्सा के क्षेत्र में था, अपना पेशा अपनाने का था, लेकिन 1942-43 के बंगाल के अकाल के बारे में जानने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया और इस भयानक घटना का उन पर गंभीर प्रभाव पड़ा। भारत के कृषि उद्योग को बढ़ाने की इच्छा जागृत हुई। करियर उन्होंने कृषि अध्ययन व अनुसंधान को आगे बढ़ाया, आनुवंशिकी और प्रजनन में गहनता से कार्य किए और विश्वास के साथ कि उन्नत फसल किस्मों का किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। खाद्य की सामग्री को दूर करने में उन्होंने इससे मतलब सोचा कि मदद मिल सकती है। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान आईसीआर, जो वर्तमान दिल्ली, महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने खाद्य और कृषि संगठन परिषद के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और 2004 में इनको बनाया गया था खाद्य और प्रथम अध्यक्ष बने थे ये, खाद्य और कृषि संगठन परिषद के अध्यक्ष। और अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण कृषि संगठनों में नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई थी इन्होंने। योगदान हरित क्रांति में भूमिका इनकी महत्वपूर्ण है और व्यापक रूप से इनको पहचाना गया। कृषि में एक परिवर्तनकारी चरण था हरित क्रांति, जिसने फसल उत्पादकता, उल्लेखनीय वृद्धि और राष्ट्र की खाद्य मतलब सुरक्षा के लिए सुरक्षित करी थी। अधिक उपज वाले गेहूँ और चावल किस्मों की, विशेष रूप से अर्धवामन सेमी ड्वार्फ गेहूँ की किस्मों को विकसित करने में स्वामीनाथन की अभूतपूर्व भूमिका रही थी। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने भारत में कृषि में क्रांति ला दी थी। इस परिवर्तन से फसल की पैदावार उल्लेखनीय वृद्धि हुई और जिससे भारत और खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया था। अकाल का खतरा टल गया था भारत में। कई सारे 1950 से लेकर 1943, 42, 43, 1935, 1934 का अकाल, ये सारे बहुत सारे अकाल पड़ते रहे। उनसे 1967 से 70 के बीच में भारत आज़ाद हुआ अकालों की दुनिया से। कृषक वर्गों का कल्याण, स्वामीनाथन ने किसानों के कल्याण हेतु कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों पर जोर दिया। स्वामीनाथन रिपोर्ट कृषि क्षेत्र में संकट के कारणों का आकलन प्रस्तुत करती है। स्वामीनाथन रिपोर्ट, इसको याद रखना पड़ेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी भी इस रिपोर्ट के सिफारिशों से एक, इसके अनुसार एमएसपी औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए। मतलब जो उसका एवरेज लागत है उसे 50% अधिक होना चाहिए। यह आज भी पूरे भारत में कृषि संघों की प्राथमिक मांग है। एमएसपी वह कीमत है जिस पर सरकार सीधे किसानों को फसल खरीदती है। एफएसएसएआई, जो भारत की खाद्य सुरक्षा की एजेंसी है, जो वही खरीदती है और भंडारण भी करती है। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2000, उन्होंने पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अन्य योगदान भी इनके रहे हैं। उन्होंने मन्नार की खाड़ी में समुद्री जीवमंडल GOMMB, समुद्र तल से नीचे धान की पारंपरिक खेती, समुद्र तल से नीचे, सोचिएगा कि समुद्र तल से नीचे, जो समुद्र तल है उसके भी नीचे पारंपरिक खेती वाले केरल के कुटनाड को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए इनको जाना जाता है। उन्होंने इन क्षेत्रों की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान दिया। उन्होंने सतत कृषि और ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा देने के लिए 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF की भी स्थापना करी और MSSRF गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण के विशेष रूप से जनजाति एवं ग्रामीण समुदायों पर ध्यान केंद्रित करता था। पुरस्कार इनसे संबंधित कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार और सराहनाएं भी मिली। उन्होंने वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, जो कि लगभग नोबेल के समान है, उन्हें पद्मश्री 1967 में ही मिल चुका था, क्योंकि उन्होंने हरित क्रांति के बीच में 1966 में क्रांति ला दी थी। और पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण अर्थात भारत के तीनों सम्मान उनको मिल चुके हैं। 1989 में भी मिला। और MS स्वामीनाथन रेमन मैग्सेसे वर्ष 1971 में, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में भी इनको मिल चुका था। जल इंजीनियरिंग कृषि विज्ञान केंद्रों के क्रमशः सर M विश्वेश्वरैया और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के योगदानों को भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचा था। जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान केंद्रों के संदर्भ में डॉक्टर M विश्वेश्वरैया और MS स्वामीनाथन दोनों के विषय में
भारत में स्वतंत्रता के बाद में कृषि में आई विभिन्न प्रकारों की क्रांतियों को स्पष्ट कीजिए। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार की सहायता प्रदान की है? ये प्रश्न बहुत अच्छे से इस पे लिखा जा सकता है, क्योंकि 1966-67 में जिस प्रकार से क्रांति उन्होंने लाई थी, और क्रांति मतलब खाद्य सुरक्षा होने के बाद में जिस प्रकार से मतलब खाद्य मतलब खाद्य मतलब भोजन आपूर्ति हुई लोगों को, उसके बाद में गरीबी का उन्मूलन हुआ और खाद्य सुरक्षा में बढ़त पैदा हुई, उस प्रकार से लिखा जा सकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें, और आगे जैसा आपका समर्थन रहेगा वैसा हम वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।